जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉलिटी। अब यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से, बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होगी। इकोनॉमिक्स क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। पॉलिटी में जो हमारी सोर्सेज रहेंगी लक्ष्मीकांत से रहेंगी, और ये जो है मैं आपको जो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा मैं उससे आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो ना स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो प्रीएम्बल है पहली जो अगर हम देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था कि भैया ये स्टार्ट किया था प्रीएम्बल से। इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद प्रीएम्बल, ठीक है। वी एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद प्रीएम्बल एंड वी एडॉप्टेड फ्रॉम देयर, ठीक। प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट है। किस चीज पे बेस्ट है भैया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि ड्राफ्टेड और मूव बाय होम बाय पंडित नेहरू, है ना और ये अडॉप्ट किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। नाउ तो प्रीएम्बल जो है ये रिफ्लेक्ट करता है व्हाट माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या सोच रहे थे, क्या चाह रहे थे, दैट रिफ्लेक्ट दैट वन, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रखे 2017 में, ठीक। नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में होता क्या है कि आपकी अमेंडमेंट होती है 1976 में, जिसमें आपके तीन वर्ड ऐड की जाती है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में अगर इसको ऐड किया गया, डज इट मीन कि मतलब कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद में हमारी देश सोशलिस्ट हो गई, सेकुलर हो गई या इंटीग्रिटी थी? नहीं, ऑलरेडी इट वाज सेकुलर थी। अगर हम आर्टिकल 25 से 28 तक देखेंगे तो ऑलरेडी हमें मिलेगा कि भैया हमारी स्टेट वाज सेकुलर, सोशलिस्ट थी, इंटीग्रिटी हमारे देश में है, राइट नाउ। ये बस हमने फॉर्मली ऐड करा इस चीज को। अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं प्रियम्बल लेके नहीं बैठा हूं, एक बार आप करना कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप प्रियम्बल पढ़ लेना, है ना, और कमेंट करना प्रियम्बल्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस टाइम यू आर गोइंग टू प्रीलिम्स 2026। सेकंड थिंग कि मैं चाहता हूं कि आप हर इंसान प्रियम्बल कमेंट में लिखो, राइट नाउ। आई विल सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग प्रियम्बल इन कमेंट सेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। जाके सोवेरेन, सबसे पहला वर्ड अगर हम प्रियम्बल में देखें तो क्या है भाई साहब? सोवेरेन है। अब ये सोवेरेन वर्ड मतलब क्या है? सोवेरेन क्या है कि ये बताता है कि भैया इंडिया जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और ना ही इंडिया के ऊपर में किसी का डोमिनेंस है, और ना ही नॉट डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशंस। ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट, ना ही कि यूके के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, और ना ही किसी भी कंट्री का डोमिनियन है हमारी कंट्री के ऊपर में, ठीक है ना। बट क्या हमारा है, क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है, फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। इंटरनल अफेयर अगर मान लीजिए इंटरनल कुछ भी अफेयर है ना, कि लेट सपोज ये हम हमारे पंजाब के साथ में या यूपी के साथ में मतभेद है गवर्नमेंट की, है ना, तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी है स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट उसको रिजोल्व खुद करेंगे। अगर मान लीजिए हम यूके के साथ में या यूएसए के साथ में कुछ भी इश्यूज है, तो हम अपनी अफेयर खुद देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सोशलिस्ट, सेकंड वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है भैया कांग्रेस पार्टी क्या क्या ये आपको एडॉप्ट करता है टू एस्टैब्लिश द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन आबादी सेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सोशलिस्ट पैटर्न था सोसाइटी का कब ऐड किया, कहां पे ऐड किया गया? तो भैया आबादी सेशन में। अब इंडिया जो है जो ब्रांड है किसका? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, नॉट द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको हम लोग स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। मतलब कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि हियर इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोथ गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फ्लरिश, ठीक है, दोनों है यहाँ पे है। प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू फ्लरिश, टू डू बिजनेस, है ना। अगर आप देखोगे अगर कम्युनिस्टिक कम्युनिज्म में यहाँ पे क्या कि एवरीथिंग विल बी इन अंडर ऑफ होम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को गवर्नमेंट, इट्स वेदर क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी गाड़ी पे चढ़ोगे, कौन सी गाड़ी प्रोड्यूस करनी है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी by whom? By government, right now. Give me a moment. चलो ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया भाई साहब कि मतलब मिक्स इकोनॉमी है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है एग्जिस्ट करेगी साथ में, ठीक है ना। इंडियन सोशलिज्म है ये ब्लेंड है किसका? मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, ठीक है। गांधी जी का और मार्क्स दोनों का मिक्स्ड है, ठीक है, जो कि लीनिंग हेविली टुवर्ड द गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म कहाँ पे? स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ये ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया कौन सी चीजें जो है गांधी जी की और मार्क्स दोनों की जो है मैच हो रही है।
राइट ना, उसके बाद सेकुलर। अब भैया ये जो है आपकी ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी है वर्ड है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हमारा सोशलिज्म का। एक अगर सेकुलरिज्म का देखें, सेकुलरिज्म का देखेंगे तो एक पॉजिटिव कॉन्टेशन होता है, एक निगेटिव कॉन्टेशन। पॉजिटिव कॉन्टेशन में क्या है कि हर एक गवर्नमेंट जो है कि हर एक रिलीजन को इक्वल मान रही है, और निगेटिव में क्या है कि भाई साहब ऐसा है कि किसी को मान ही नहीं रही है। आप क्या करो कि आपको अगर प्रीच करनी है, प्रैक्टिस करनी है, यू शुड डू इन प्राइवेट, है ना, आप अपने घर पे करो, यू शुड नॉट डूइंग इन पब्लिक। आप मस्क मस्क नहीं जा सकते हो, मतलब मस्जिद नहीं जा सकते हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप चर्च नहीं जा सकते हो, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते हो, ठीक है। इन इंडिया वी हैव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जहां पे हर एक रिलीजन जो हमारी कंट्री में इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी वो मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है, सबके पास में सेम स्टेटस है, सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक भैया यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी हो गया, दिस पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि सुप्रीम पावर बाय द पीपल, मतलब इट कॉल इनटू द एक्टिविटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन, राइट नाउ। अब देखेंगे भैया, एक होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इन इलेक्शन वो भी क्या है कि जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में, वी चूज सम रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट अस इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है भैया जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पावर डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड में देखेंगे, यहाँ पे चार डिवाइस होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। एक आपका रिफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, और आपका क्या हो गया, प्लेबी, एक क्या हो गया आपका, प्लेबी साइट्स हो गया, राइट नाउ। अब हम देखेंगे मतलब कि रिफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। तो रिफरेंडम सबसे पहले देखेंगे। रिफरेंडम में क्या हो गया भैया, मतलब क्या है कि लेजिस्लेशन ने क्या करा कि जहां पे लेजिस्लेशन प्रपोज करता है कोई बिल को, ठीक है, वो क्या करता है, रिफर करता है किसके पास में, इलेक्टोरेट के पास में, फॉर द सेटलमेंट फॉर डायरेक्ट वोट, कि भैया देखो ये XYZ बिल है और आप यहाँ पे अपनी जो है राय दे सकते हो। और इनिशिएटिव क्या है कि अगर मान लीजिए कि लेट सपोज कीजिए, अगर अगर व्हीकल एक्ट ही है जहां पे हमें लगता है कि भाई साहब कि वेयर वी थिंक कि देखो ऐसा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, या मतलब कि जो व्हीकल्स है ये आप स्पीड लिमिट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, वो आप प्रपोज कर सकते हो बिल, बिल को एनेक्टमेंट के लिए, ठीक है। भैया देखो ये बिल जो है नहीं है, आप इस बिल को लेके आओ लेजिस्लेशन में। रिकॉल क्या है, लेट सपोज कीजिए कि आपने क्या किया कि आपने एमएलए को चूज किया। अगर रिकॉल में क्या हो गया, इफ ही इज नॉट डूइंग गुड, इफ ही इज नॉट डूइंग देयर वर्क, इफ ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल, तो पीपल के पास में इतना ऑप्शन होता है, इतना हक है कि वो क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, उस चीज से रिकॉल कर लेंगे। यही रिकॉल होता है कि वोटर कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, हिज और हर टर्म। अगर मान लीजिए 5 साल है, 5 साल के पहले भी उसको हटा सकते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटीज को ढंग से नहीं करते हैं। प्लेबिसाइड में क्या होता है कि भैया एक मेथड होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों की ओपिनियन को जानने की कोशिश करेगी, भाई साहब ये बताओ कि ये इशू है, नेशनल पब्लिक इंपोर्टेंस इशू है, इस पे आपकी क्या राय है, ठीक है। जनरली ये क्या होता है, जब कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होती है उस समय में हम क्या करते हैं, एक पोल लेके आते हैं जो हम प्लेबिसाइड कहते हैं, राइट नाउ। ये था आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखेंगे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय हूम, बाय पीपल। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब ये जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, दस द कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक लॉ फॉर, ठीक है, विद द पीपल। इंडिया के लिए मान लो कि इंडिया के लिए क्या करें वो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ठीक है हमारी जो है लोकसभा, राज्यसभा, अब ये जो हमारी सरकार बैठी हुई है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हमारे लिए लॉ लेके आ रही है। चलो, that is elected by whom, by us, by the people of India. Now a principle of liberty, equality and fraternity are not treated as the separate item in Trinity। अगर हम देखेंगे कि अगर इसी में कि लिबर्टी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी कोई मतलब नहीं है, इक्वालिटी विदाउट फ्रेटर्निटी कोई मतलब नहीं है, फ्रेटर्निटी विदाउट लिबर्टी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो फॉर्म है, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट कि टू डाइवर्स वन फ्रॉम अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों है, और तीनों को हम अलग अलग एंटिटी नहीं कंसिडर कर सकते हैं। दिस शुड बी ट्रीटेड इन ट्रिनिटी, ठीक है। चलो, अब रिपब्लिक। रिपब्लिक भैया, रिपब्लिक क्या है कि मतलब हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स पीरियड, ठीक है। रिपब्लिक में क्या हो जाएगा, एक मोनार्क हो गया, दूसरा आपका रिपब्लिक। मोनार्क तो पता है कि भैया एक चला आ रहा है, राजा का बेटा राजा,
है ना। और लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड होते हैं स्टेट के, तो हमारे केस में हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और जाके हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जांपल यूएसए ले लो, इंडिया ले लो। इंडिया हैज अ इलेक्टेड हेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना। ये जो है इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ 5 साल के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा क्या कैन वी री इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर? यस वी, सॉरी प्रेसिडेंट, वी कैन एन नंबर ऑफ टाइम। चलो, बट इन यूएसए ऐसा सीन है नहीं है। और कितने टाइम तक हम रीइलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को यूएसए में, यू नीड टू कमेंट इट डाउन, ठीक है। चलो, अ रिपब्लिक आल्सो मींस कि भैया टू मोर थिंग, एक तो आपका वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल हो गया, एंड नॉट इन किंग। मतलब कि रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भैया आप क्या कर रहे हो, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है आप किसके हाथ में दे रहे हो, लोगों के हाथ में दे रहे हो, ना ही किंग के हाथ में। और सेकंड क्या है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड जितनी भी पब्लिक ऑफिसेज है बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे उस ऑफिस पे, है ना। चलो, अब देखेंगे जस्टिस। ये जो आइडिया है जस्टिस का, ये जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, ये कहां से हम लोगों ने लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, ठीक है ना। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब लिबर्टी का मतलब क्या है कि यू नीड टू, यू हैव लिबर्टी सो दैट यू कैन डेवलप योर सेल्फ, यू कैन इनहांस योर सेल्फ, है ना। जहां पे डिस्टेंस नहीं लग रही आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे की लिबर्टी को हैम्पर करो, ठीक है। चलो, प्रियम्बल जो करता है, सिक्योर करता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया, ठीक है। नाउ अब इक्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप भैया पैसे के बेसिस पे जो है या रिलीजन के बेसिस पे क्या करोगे, किसी को प्रिविलेज दोगे, नहीं। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, है ना। इट्स वेदर रिक्शा पुलर और जाके रिक्शा पुलर और जाके बीएमडब्ल्यू चलाने वाला, दोनों बराबर है, ठीक है ना। इन द इन द आई ऑफ लॉ ईच वन ऑफ अस शुड बी ट्रीटेड इक्वल। अगर रिक्शा पुलर है और जाके बीएमडब्ल्यू ओनर है, अगर दोनों ने अगर मर्डर किया है, तो अगर 5 साल की सजा रिक्शा पुलर को भी मिल रही है, 5 साल की सजा बीएमडब्ल्यू ओनर को भी मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसको 50 साल का दे दो और एक जो अमीर है उसको 5 महीने के लिए दे के छोड़ दो, नहीं, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो गया इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, कि भैया आप क्या करोगे, मतलब कि अपॉर्चुनिटी दोगे तो सबको दोगे, है ना। एक समुदाय को, एक सेक्शन को नहीं दे सकते। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, अब ये क्या करता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो गया, टू एश्योर करता है 2 थिंग। एक तो भैया डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की डिग्निटी हो, दूसरा क्या हो, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ हमारी नेशन हो। अब वर्ड जो इंटीग्रिटी है, इसको हमने प्रियम्बल में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। नाउ ये हो गया प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। देखो, हम केसेस को जो है वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, जब मेंस की बारी आएगी दैट टाइम वी विल बी स्टडीइंग दीज केसेस इन डिटेल, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। और केसेस बताने में भी मेरे को जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मजा आता है, वैसे केसेस वगैरह पॉलिटी पढ़ाने में मेरे को मजा आती है। और पॉलिटी तब पढ़ाने में मजा आती है जब देयर इज अ केसेस, है ना, केस हो तो उस केस के ऊपर डिस्कशन हो। चलो, अब वेरी वेरी यूनियन केस जो है 1960 में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइन करती है प्रियम्बल क्या है भैया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी यूनियन केस में कहती है प्रियम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वहीं पी केशव नंदा भारती केस 1973 में कहती है कि भैया प्रियम्बल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एक में कहती है कि नहीं है, दूसरे में कहती है कि भैया है। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 आती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर से कहती है कि प्रियम्बल जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर अब जो है कि भैया स्टेटस प्रियम्बल क्या है, तो भैया कोई भी जैसे लाइक एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट है कुछ भी है, तो प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली। अगर हमने फंडामेंटल राइट को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनेक्ट किया है, तो प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनेक्ट किया। लेकिन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, पहले क्या हुआ कि पहले आपकी पूरा फंडामेंट सॉरी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुई, देन आफ्टर आपकी प्रियम्बल आती है। प्रियम्बल है जो है नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉट अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना ही यहां से लेजिस्लेचर को पावर मिल रहा है, ना ही पावर को प्रोविड किया जा रहा है। ये जो है आपका नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल क्या है कि भैया पॉलिसिबल नहीं है, या मतलब अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ कोर्ट में आप खींच के नहीं ले जाओगे, दैट इसकी प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
ठीक है, चलो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, वो भी रिसेंटली 2020 में। अब सवाल ये है कि कैन वी अमेंड द प्रीएम्बल, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो भैया प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, आप क्या कर सकते हो, प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन देयर शुड बी सर्टेन कंडीशन दैट कि कोई भी अमेंडमेंट ऐसी हो जो आपकी बेसिक फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको हैम्पर नहीं करती हो, मतलब फंडामेंटल जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एज कंटेन इन द प्रीएम्बल कैन नॉट अल्टर बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, है ना, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो जो कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रही हो। तो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड ओनली वंस, अभी तक में एक ही बार हुआ है, वो भी कब हुआ भाई साहब, आपकी 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट नाउ, जहां पे हम लोगों ने तीन वर्ड SIS जोड़ा, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। क्लियर है प्रीएम्बल? चलो ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे यूनियन टेरिटरी से। देखो अभी हो गया प्रीएम्बल, अब नाउ यूटी से स्टार्ट करते हैं, यूनियन टेरिटरी से। चलो यूनियन ऑफ स्टेट, अब आर्टिकल अभी देखो बहुत चल रही थे ना कि भारत है कि इंडिया है, भारत है, चलो वही देखेंगे। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को कि भैया भारत जो है एज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया? कि भैया देयर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पे हम लोग नहीं है, ठीक है, जैसे यूएसए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट है, देखेंगे हम अभी। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भैया क्या कहता है, जिसमें हमारी स्टेट की लिस्ट है और उसकी टेरिटरी है, फ्रेज जो है हमारी यूनियन ऑफ स्टेट हैज प्रीफर्ड एज, हम लोगों ने क्या करा कि फ्रेज रखा यूनियन ऑफ स्टेट हैज प्रीफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, हमने यूनियन ऑफ स्टेट रखा रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। दो रीजन है, पहला कि भैया जो इंडियन फेडरेशन है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि जैसे यूएसए क्या है कि मान लीजिए 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेट साथ में आया और कहा देखो भैया हम सब क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और हम सब क्या बनते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनते हैं। बट इन द सिनेरियो ऑफ इंडिया, इन द केस ऑफ इंडिया देयर इज नथिंग, ठीक है। नाउ अब दूसरा क्या है कि मतलब कि दूसरा क्या है कि भैया स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, ठीक, जैसे कि मान लीजिए अभी ये तमिलनाडु है ना, अब तमिलनाडु कहे कि भैया हम क्या करेंगे, तमिल स्टेट, एक हम तमिल स्टेट बनाएंगे, सो दैट कैन नॉट बी हैपन। अगर जैसे पंजाब है, पंजाब क्या कहता है कि वी वांट खालिस्तान, है ना, वो चाहते हैं कि सेपरेट हो जाए, खालिस्तान बना, तो नो दे डोंट हैव राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, हो गया राइट। थोड़ा फास्ट हूं मालूम है मुझे, लेकिन करना है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 कहता है कि भाई टेरिटरी जो है हमारी इंडिया की दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरी, पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा टेरिटरी ऑफ यूटीज जेएनके वगैरह, ठीक है, टेरिटरी ऑफ टेरिटरी जो कि हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फ्यूचर में कभी भी कोई भी टेरिटरी को एक्वायर करती है, ठीक है, दैट इज द नाउ। अब नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है ये सारी कहां मेंशन है, तो आपकी शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नाउ अब डू वन थिंग, टोटल शेड्यूल का जो है आप नाम क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे और उसको याद करोगे, क्योंकि 2024 में यही शेड्यूल से क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2024, ठीक है। नाउ अब आर्टिकल 1 जो क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है कि भैया ये जो है इंडिया क्या है कि भारत है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि क्या है ना। नाउ दिस प्रोविजन डील विद द टू थिंग, पहला कि भैया कहता है नेम ऑफ कंट्री और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी, तो भैया नाम बता रहा, दूसरा पॉलिटी बता रहा, पॉलिटी क्या है हमारा फेडरल, है ना। ना अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने शेड्यूल है आप कमेंट करोगे, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रीलिम्स 2026 फॉर पॉजिटिव अफर्मेशन, ना डेली यू नीड टू टेल योरसेल्फ डेली कि नहीं मैं जो है इस बार कर लूंगी, एंड आई हैव फेथ ऑन यू। चलो आर्टिकल 2 एंड दूसरी चीज कि डू ज्वाइन अबाउट द एसएफजी प्रोग्राम, है ना, एसएफजी ज्वाइन करो, यू विल सी द रिजल्ट, लगेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। आर्टिकल 2 कहता है कि भैया पार्लियामेंट को दो पावर दिया है, कि पहला पावर कहता है कि भैया पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट है, जैसे सिक्किम एग्जांपल ले लो, सिक्किम को इंडिया ने क्या करा कि उसको इंडिया में पार्ट बना इंडिया का, ठीक है ना, सिक्किम वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम को पार्ट बना लिया। दूसरा क्या, पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, दूसरा क्या कह रहा है कि नया स्टेट बना सकता है। पहला जो रिफर करता है कि एडमिशन ऑफ स्टेट जो कि ऑलरेडी बना हुआ, सिक्किम ऑलरेडी था, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भैया स्टैब्लिश करेगा स्टेट को जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। अब आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि भैया क्या कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है बाय द सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट और द बाय यूनिटिंग, या तो मतलब दो टेरिटरी को ये दोनों को बना के एक स्टेट बना दो, या एक स्टेट से बाइफरकेट करके दो स्टेट बना दो, राइट। द पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे टेरिटरी, इसको हम क्या करें, इसका हिस्सा बना दिए। तमिलनाडु है, पौंडीचेरी था, इसका हिस्सा बना दिए।
मतलब एक एग्जांपल कह रहा हूँ कि अगर इसका हिस्सा बना दी, अगर मान लीजिए कि मतलब ये एक्स वाई जेड हमने ये किया तो मतलब ये बना दिया, ठीक है। अब ये जो है, अब जैसे एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल लूंगा 2014 में आपकी आंध्र प्रदेश से हम लोगों ने क्या करा, आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया, आंध्र प्रदेश और जाके तेलंगाना से, ठीक है। अगर अब ये कर दिया, अब यहाँ पे पार्लियामेंट ये हो गया, अब इसके पास में क्या है कि भैया ये जो है, अब आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकती है, अगर आंध्र प्रदेश का एरिया को डिक्रीज कर सकती है, पार्लियामेंट के पास में पावर है। उसके बाद क्या कर सकती है, आंध्र प्रदेश का एरिया को जो है अल्टर कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं जी आप नहीं कर सकते हो, और अल्टर कर सकती है नेम ऑफ द स्टेट। अगर चाहे कि तेलंगाना का नाम रख के तेलंगाना नहीं रख के हमने कुछ और सोचा, कुछ और रख दिया, तो दे कैन डू दैट वन। अब इतनी जो ये जो अब चेंजेस है कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन उस पर चाहिए होता है ना। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये चीज को, सेम चीज को रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर्स में, जहां पे कि क्या होगी कि कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग द व्यू विद इन द स्पेसिफिक पीरियड में, कि भैया 15 दिन 20 दिन 50 दिन आपके पास समय है, इस समय के बीच में आपको अपनी व्यू जो है, अपनी कंसर्न जो है आपने बतानी है। अब पावर है पार्लियामेंट के पास में कोई भी स्टेट को, राइट, न्यू स्टेट को इंक्लूड, पार्लियामेंट के पास में पावर है, पार्लियामेंट पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड क्या है कि पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, है ना। इतना है कि भैया कोई भी स्टेट है ऑलरेडी, उसको यूनाइट कर देगा या इसको इसमें मर्ज कर देगा या इससे दो बना देगा, इतना है। अब प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड द व्यू। अब स्टेट लेजिस्लेचर बोला ना, सपोज कीजिए कि आंध्र प्रदेश से हमको तेलंगाना निकालना था, तो आंध्र प्रदेश बोला नहीं जी आप तेलंगाना मत निकालो, तो पार्लियामेंट इज नॉट नॉट कंसर्न अबाउट दैट वन, बोला ठीक है जी आपको अपना व्यू दे देना था, आई एम नॉट बाउंड बाय योर व्यूज, ठीक है। द व्यू विच यू हैव गिवन आई एम नॉट बाउंडेड बाय दैट वन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करती है किसको, भैया पार्लियामेंट को, कि नया स्टेट और अल्टर कर सकती है, एरिया को बाउंड्री कर सकती है और नेम कर सकती है जो भी एग्जिस्टिंग एरिया है विदाउट देयर कंसेंट। नाउ सपोज कीजिए आंध्र प्रदेश की अगर हमने बाउंड्री को चेंज करना है या उसके नाम को चेंज करना है, तो ऐसा नहीं कि हम उनको कहेंगे जी आपका नाम चेंज कर दूं, नहीं, इफ दे वांट दे कैन चेंज इट। फिर वही आ जाता है ना फेडरल और यूनिटी, मतलब कि जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारी हम पर हो रही वो चीजें वो डिफरेंट सीन है, देखेंगे, ठीक है। अब इंडिया जो है राइटली डिस्क्राइब किया गया है क्या भैया, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्या हम लोगों ने इंडिया को डिस्क्राइब किया है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 4 देखेंगे, आर्टिकल 4 कहता है, डिक्लेयर करता है लॉ मेड फॉर द एडमिशन और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि हमने आर्टिकल 2 में देखा है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड द अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एरिया, जो कि आर्टिकल 3 में है, आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आप जो स्टेट को कर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आप अमेंड कर इस पर जो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जो आप स्टेट को अल्टर कर रहे हो या स्टेट को क्या एडमिट कर रहे हो, तो इट डजंट कंसीडर टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। अब ये जो लॉ है इसको हम लोग क्या करेंगे, दैट अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, दैट लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स, ठीक है। जब लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो आप सिंपल मेजोरिटी के साथ में और ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस के साथ में कर दो, जाहिर सी बात है फिर आपकी पार्लियामेंट वो लॉ पास हो ही जानी है। नाउ अब वेरियस कमीशन फॉर द इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। अब जो ये अब सबसे पहले हमारे धार कमीशन आती है। धार कमीशन जो है भैया ये कहते हैं कि अब किस लिए आते हैं कि अब ये उठी थी कि भैया ऐसा है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होना चाहिए, पर स्टेट पर लैंग्वेज होनी चाहिए, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए किस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तब इसी के इसमें तो आपकी जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती, अपॉइंट करती है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जो कि अंडर चेयरमैनशिप ऑफ होम एस के धार, कि भैया देखो क्या ये संभव है, क्या इज दैट पॉसिबल टू हैव वन स्टेट वन लैंग्वेज वन स्टेट, ठीक है। तो द कमीशन सबमिट किया कि रिपोर्ट 1948 दिसंबर में, कहते हैं देखो भैया रिकमेंड करती है कि भैया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंशन रेदर देन लिंग्विस्टिक। आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप बनाओ स्टेट को, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर। कि मतलब कि अगर पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी के लिए एक स्टेट होना चाहिए, हरियाणवी के एक होना चाहिए, तो ऐसे बिहार में आप देखोगे तो मैथिली है, भोजपुरी है, एंड चीचा है, मगही है, तो देर आर मेनी लैंग्वेजेस, तो अलग अलग फिर स्टेट होनी चाहिए, है ना। तो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ क्या होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होनी चाहिए। अब आपकी जेबीपी कमीशन आती है। जेबीपी कमीशन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड द पता भाई सीता मैया आती है, ठीक है, ये इनकी आती है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप भाई
सीतारमैया, ठीक है, हेंस इनको जो हम लोग जेबीपी कमीशन कहते हैं। अब ये जो बनती है दिसंबर 1948 में बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दाल नहीं गली, तो भैया अब क्या करना चाहिए, ऑलरेडी ये चीजें था, ठीक है ना, राइट ना। तो दिसंबर क्या होती है, दिसंबर 1948 में क्या होती है, फिर जाके आपकी क्या बनती है, जेवीपी कमेटी बनती है, जो कि रिपोर्ट सबमिट करती है अप्रैल 1949 में। और ये फॉर्मली क्या करती है, बोलती है भैया ऐसा है कि आप जो है लैंग्वेज को बेसिस नहीं बनाओगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का, ठीक है। हाउएवर लेकिन 1950 अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि भैया वहां पे जो है ना क्या बोलते हैं आपकी हाँ आंध्र प्रदेश में क्या नाम है, पोती श्रीरामुलु, है ना, वो फास्ट रखते हैं जिन पे उनकी डेथ हो जाती है, तब जाके आपकी पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है, आंध्र प्रदेश बनती है, बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट से, ठीक है ना। फजल अली कमेटी आती है 1953 में। फजल अली कमेटी जो है 3 मेंबर की कमेटी होती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, और इसके 2 और मेंबर होते हैं, एक आपके होते हैं के एम पानीकर, दूसरा होते हैं एच एन, ठीक है, कुंजरू, ठीक है। ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट, दिस सबमिटेड रिपोर्ट इन सितंबर 1955, और वहां पे कहते हैं ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो गया, और वो रिजेक्ट करते हैं, बोलते ठीक है आप लैंग्वेज लैंग्वेज की बेसिस पे क्या करो, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट होगा, वो पॉलिसी जो है उसको वो गलत है, तो कमीशन क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, वन लैंग्वेज वन स्टेट को। अब कमीशन जो सजेस्ट करती है एवोल्यूशन ऑफ फोर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट टेरिटरीज, ठीक है ना। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप देख लोगे कि मतलब कब कौन सी स्टेट आई है ना, ये चीज आप देख लोगे। चलो वी विल नाउ मूव टू सिटीजनशिप। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप। अब देखो सिटीजनशिप जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बनती हैं, क्वेश्चंस ना के बारे, जैसे मैंने आपको यूनियन टेरिटरी बताया और जाके यूनियन एंड टेरिटरी और जाके सिटीजनशिप जो है, ये 2 एरिया है जहां से क्वेश्चंस कम बनती है, इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड में ही कर रहे हैं, एज ए क्रैश कोर्स ही देख रहे हैं। चलो अब जाके हम देखते हैं जो राइट अधिकार जो सिर्फ आप हम को दी गई है, सिटीजन को दी गई है, दे आर एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। अब जो पहला क्या है कि राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15, सिंपल जो आर्टिकल 15 जो है सिर्फ सिटीजन को दी गई है, जो कि कहता है कि भैया राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस हो गया। फिर राइट टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहां भी आपके पास में सबके पास में ये है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ठीक है, रिलीजन, सेक्स, ऐसा नहीं कि मेल जो है आईएएस बन सकता है फीमेल नहीं बन सकती है ना, ऐसा तो नहीं है ना। चलो अब उसके बाद आर्टिकल 19 जो कि बोल रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड द प्रोफेशन की बात करता है, तो ये सिर्फ आपको किसको दिए रखी है, हम सिटीजन्स को। आर्टिकल 19 एंड 20 जो कि एक कल्चरल और एजुकेशनल राइट देता है, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर किसको देता है भैया, अच्छा राइट टू वोट जो है कंस्टिट्यूशनल राइट है या मतलब लीगल राइट है, डू कमेंट इट। और आर्टिकल अगर कंस्टिट्यूशनल राइट है तो मुझे आर्टिकल बताओगे, दिस वाज द क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन था और आई वांट आंसर। हर एक इंसान को कमेंट करनी है भाई साहब। अब राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये भी आपके पास ये सिर्फ सिटीजन्स को दी गई है। अब दूसरा क्या है कि भैया एलिजिबिलिटी टू होल्ड द सर्टेन पब्लिक ऑफिस, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, ये सिर्फ किसको दी गई है भैया, सिटीजन्स को दी। अगर सोचो अगर सिटीजन्स को नहीं दी जाती तो प्रेसिडेंट को भी बन जाता, प्रेसिडेंट बन जाता तो हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होता ना। नाउ उसके बाद चलो अब जाके हम देखेंगे भैया कि राइट टू द एलियंस, एलियंस मतलब जो हमारी सिटीजन नहीं है दूसरे कंट्री के, उनको क्या क्या अधिकार दी गई है भैया। एलियंस जो है वो एलियंस नहीं भाई साहब, अदर पर्सन जो हमारे देश के नहीं है। एलियंस आर द सिटीजन ऑफ द सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सारी सिविल पॉलिटिकल राइट नहीं दी हुई, उनको ऑल राइट सारी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के बाकी जो है वो भी इंजॉय करते हैं सारी राइट को। आर्टिकल 21 भी उनके पास में, आर्टिकल 20 भी है और आर्टिकल 22 भी है, ठीक है, 23 भी है, 24 भी, 25 भी है ना। हाउएवर एनिमी अलायंस डू नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, लेकिन हाँ अब देख एलियंस जो होते हैं आपके, एक होते हैं एक फ्रेंडली होते हैं, दूसरा आपके होते हैं एनिमी एलियंस होते हैं, ठीक है।
ये जो फ्रेंडली होते हैं, जो जिनके साथ में हमारी रिलेशन अच्छी है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया, जैसे पाकिस्तान है, वो हमारे साथ में रिलेशन अच्छी नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या है भाई साहब कि एनिमी एलियंस है। तो उनको जो आर्टिकल 22 जो है, जिसमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, वो उनको नहीं मिलती है। अब एक चीज नोट करेंगे कि भैया यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आ रखा है कि भैया इंडिया में जो है, इन इंडिया both citizen by the birth as well as the naturalized citizen are eligible for the president के ऑफिस के लिए, ठीक है। अगर मान ली कोई बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइज्ड है, ठीक है, दे आर एलिजिबल टू होल्ड इलेक्शन एंड टू बी ऑन दैट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन यूएसए में क्या है कि ओनली बाय बर्थ, नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर आप नहीं है, बाय बर्थ नहीं हो, बट यू आर नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू कैन हैव दैट पोस्ट, यू कैन होल्ड दैट पोजीशन, यू कैन होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ चलो, अब जैसे यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन जो है, जो इंडिया में रह रहा है, वो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द प्रोफेशन जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, उसको एंजॉय नहीं कर सकता है। चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे हम लोग, सिटीजन फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 और अंडर, ये पार्ट 2 के अंतर्गत है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मेरे को कमेंट करोगे, मैं ये सारा बताऊंगा, बट आई वांट टू चेक दैट कि एटलीस्ट आप भी कितना पढ़ रखे हो। अब जो है भैया, ये ओनली इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्संस हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट कमेंसमेंट हो गया, जो कि आपकी 26 जनवरी 1950 से है। कि भैया बोल रहा है कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये हुई थी, क्या तभी सिटीजन जो आइडेंटिफाई करता पर्सन को, वो इंडिया के सिटीजन बन सकता है, जो कमेंसमेंट हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 में। ये कह रहा है कि कोई भी यहाँ पे नाइदर एनी परमानेंट नॉट ही एनी एलोबेटरी प्रोविजन, कोई यहाँ पे परमानेंट और एलोबेटरी प्रोविजन नहीं दिया हुआ। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और द लॉस ऑफ सिटीजन सब्सिक्वेंट इन द कॉन्समेंट। ये जो आर्टिकल 5 से 11 तक में कह रहा है कि भैया अगर आपकी कोई एक्विजिशन में सिटीजनशिप एक्वायर करने में दिक्कत है, या आपने सिटीजनशिप खो दिया है ना, इसमें कोई भी जो है इनकी भूमिका नहीं है, ये चीजें डील नहीं करता है। ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए, ताकि वो क्या कर सके कि मैटर लॉ बनाए किस चीज पे, सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर पे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11 यही कहता है। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे भाई साहब, फॉलोइंग 4 कैटेगरी ऑफ पर्संस कैन बी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट, जो कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब आर्टिकल 5 देखेंगे, आर्टिकल 5 कहता है कि भैया द पर्सन हु है डोमिसाइल इन इंडिया, अगर वो पर्सन डोमिसाइल है इंडिया में, उसका डोमिसाइल है और उसके पास में अगर इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है, तो दैट पर्सन कैन बी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो पैदा लिया था इंडिया में, अगर वो आइदर हिज पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, या तो मान लीजिए आपके दादाजी मतलब डोमिसाइल है इंडिया के, ठीक है, और आपके दादाजी जो है या तो इंडिया में पैदा लिए थे, या आपके दादाजी के माताजी और पिताजी, परदादाजी परदादी जी, ठीक है, वो अगर उनमें से कोई एक इंडिया में पैदा लिए थे, और इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आई, उसके 5 साल के लगातार तक, 5 साल तक, ठीक है, यहाँ पे रहे, तो वो भैया हमारे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, तीसरा दूसरा क्या है, इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। आर्टिकल 6 कहता है कि भैया कोई भी पर्सन जो है, जो माइग्रेट हुआ इंडिया में पाकिस्तान से, ठीक है, कोई भी पर्सन जो भी माइग्रेट हुआ है इंडिया से, मतलब सिटीजन बन सका, वो माइग्रेट हुआ इंडिया में पाकिस्तान से, ठीक है, इफ ही और इफ ही और सी आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, और हर पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो अगर मान लीजिए आपके दादाजी, एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट बी ऑफेंडेड, एग्जांपल के तौर पे, कि अगर मान लीजिए आपके दादाजी जो है माइग्रेटेड हुए पाकिस्तान से, अगर मान लीजिए मेरे दादाजी कह लो कि अगर माइग्रेटेड होते हैं पाकिस्तान से इंडिया में, और उनके जो थे पिताजी और माताजी, अगर वो मतलब कि क्या थे कि अगर अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे दोनों में से कोई, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, सिटीजन बन सकते हैं। और उसके साथ में हमको क्या करना है, 2 कंडीशन और फुलफिल करनी है। पहला कंडीशन है कि ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 हो गया, एंड हैज बीन ऑर्डिनरी सिटीजन इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। उसके बाद क्या है कि जब आए तो यहाँ पे ही रह रहे हैं। दूसरा क्या है, या तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948,
एंड ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, ठीक है, रेसिडेंट फॉर द 6 मंथ बिफोर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 6 महीना कम से कम ये होना चाहिए, ठीक है जी ना। राइट नाउ चलो, अब आर्टिकल 7 कहता है कि अ पर्सन जो माइग्रेटेड हुआ है पाकिस्तान को इंडिया से, वो भी क्या मार्च 1 1947 के बाद में, अब भी अगर वो रिटर्न आ गया इंडिया फॉर रीसेटलमेंट के लिए, तो ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, उनको 6 महीना रहना पड़ेगा इंडिया में, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। आर्टिकल 8 कहता है कि भैया ये आर्टिकल 8 का प्रोविजन क्या है, कवर द ओवरसीज एरिया हु मे वांट टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप चाहता है, ठीक है, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, वो चाहते हैं कि भैया हम क्या करें कि इंडियन सिटीजनशिप हमको मिल जाए, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, जिसके अंतर्गत भाई साहब एक आपका होता है एक्वाजिशन ऑफ स्टेट की, मतलब सॉरी सिटीजनशिप कैसे हमें मिलेगा, है ना। पहला होता है बाय बर्थ, अगर पर्सन मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जन्म लेता है यहाँ पे, बॉर्न होता है ऑन आफ्टर द कब, या तो 26 जनवरी, ठीक है, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, बट बिफोर जुलाई 1987 से पहले होता है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ हो सकता है। दूसरा, जो भी बंदा बॉर्न हुआ है आफ्टर जुलाई 1 1987 में, ठीक है, सिटीजन हो सकता है ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, कि अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कीजिए अगर मेरे दादाजी ठीक है वो सिटीजन बन सकते हैं, सॉरी दादाजी की बात कर रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे पापा इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं अगर मेरे दादा जो है, ठीक है, मेरे पापा के जन्म, मेरे दादा या दादी मेरे पापा के जन्म पे जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक। तीसरा है आपका कि बॉर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर December 3rd 2004 कंसिडर टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ द बोथ पेरेंट आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए कि मैं जन्म लेता हूं, ठीक है, वो भी कब 3 दिसंबर 2004 के बाद में, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं 2004 का कैसे हो सकता हूँ यार, सपोज कीजिए कि मतलब कोई बंदा है जो 1 दिसंबर 2004 के बाद में, है ना, वो इंडियन बन सकता है बाय बर्थ अगर उसके दोनों पेरेंट्स जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जो भी पोस्टेड हैं इंडिया में और एनिमी एलाइज हैं, ठीक है, एनिमी एलाइज अगर हैं, अगर वो पोस्टेड है इंडिया में, दे कैन नॉट एक्वायर द सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, ये याद रखोगे। इट कैन बी आस्क इन क्वेश्चंस कि कैन दे एक्वायर, नो दे कैन नॉट एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, चाहे एम्बेसडर हो गया जो भी हो गया, और या हमारे फॉरेन डिप्लोमेट या हमारी एनिमी एलाइज हो गए, अलायंस हो गए, एलियंस हो गए, ठीक है ना, बाय डिसेंट। अब ये बाय डिसेंट क्या है कि भैया अगर पर्सन born outside the India on or after 26 जनवरी 1950, इट मींस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में या कॉन्स्टिट्यूशन के समय में अगर इंडिया के बाहर पैदा लेता है, बट बिफोर December 10 1992 वो हमारी इंडिया के सिटीजन बन सकता है बाय डिसेंट अगर उनके फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। नाउ इफ, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पिताजी, अगर मैं ही मान लेता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं 1992 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्म लेता हूँ, अगर मेरी बॉर्न होती है एंड माय फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आई कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, ठीक है। और 3 दिसंबर मतलब मैं बाहर भी पैदा लिया हूँ लेकिन मतलब इस रेंज में, तो हो सकता है। अब दिसंबर 2000 3 दिसंबर 2004 onwards a persons born outside the India shall not be the citizen of India by descent unless the birth is registered। अगर मान लीजिए 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई बंदा अगर बाहर पैदा लिया है, तो वो सिटीजन इंडिया का नहीं बन सकता है अनलेस दे रजिस्टर्ड देयर बर्थ, कि भैया ये इस तारीख को जन्म लिया है, यहाँ पे ऐसे है, एंड वी वांट कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बाय रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कि ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकता है, एक रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन कर सकता है, बट दैट दैट शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट हो गया, ठीक है। इफ ही बिलोंग एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस इंडिया फॉर 7 ईयर, कम से कम ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए कितने, 7 साल के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अ पर्सन इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। पर्सन क्या क्या कि मैरिड, ना सपोज कीजिए यू मैरिड समवन फ्रॉम यूरोप, है ना, दैट पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होनी चाहिए 7 साल के लिए, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगी, ठीक है। नाउ अगर वो रजिस्टर्ड है,
एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इफ रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर के लिए एंड हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होना चाहिए 5 साल के लिए, क्या होना चाहिए आपकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो 12 महीने के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का बिफोर द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, देन दे कैन बी बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन एंड आई हैव टोल्ड यू कि बाय बर्थ एंड बाय नेचुरलाइजेशन बोथ पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बट इन यूएसए ओनली बाय बर्थ, ठीक है, नॉट बाय नेचुरलाइजेशन। अब बाय नेचुरलाइजेशन क्या है कि एप्लीकेशन के तहत पे ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ टू एनी पर्सन नॉट बीइंग ए इलीगल माइग्रेट, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा नेचुरलाइजेशन का, किस बेसिस पे, अगर नॉट अ सब्जेक्ट और द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, मतलब कि वैसा कंट्री जहां पे मान लीजिए कि अगर मेरे इंडिया के कोई भी भाई बहन जाते हैं और दे वांट टू रजिस्टर एज द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और वहां पे उनको नहीं रोका जाता, दैट पर्सन दैट कंट्री पीपल कैन कम एंड दे कैन टेक द, ठीक है, आपकी मतलब सिटीजनशिप बिकमिंग द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, दूसरा ये हो सकता है ही अंडरटेक्स टू द रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ ओरिजिन कंट्री इन द इवेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। जब आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, जहां के थे सिटीजन, लेट्स सपोज आप इटली के सिटीजन थे, तो आप क्या करोगे, वो सिटीजनशिप आप छोड़ने को तैयार हो, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है नाउ, रेसिडेंट इन इंडिया और बीइंग इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दैट पर्सन कैन बी, ठीक है, बन सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। दूसरा क्या, अगर वो गुड कैरेक्टर के हैं, इफ एडिकेट द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक, जो हमारे 8 शेड्यूल में जो भी है, जो 8 शेड्यूल की लैंग्वेज अगर जानते हैं तो दे कैन बाय नेचुरलाइजेशन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिफ्थ कंडीशन है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, एग्जांपल के तौर पे जब पुडुचेरी जो है हमारी इंडिया का पार्ट बन गया, तो जो पुडुचेरी के लोग थे वो भी हमारे इंडियन सिटीजन बन गए, ठीक नाउ। स्पेशल प्रोविजन एज अ सिटीजन ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द आसाम एकॉर्ड हो गया, जो कि विच रिलेटेड टू द फॉरेन इश्यूज हो गया, जैसे कि जो भी पर्संस इंडियन ओरिजिन है वो केम टू आसाम बिफोर द जनवरी 1 1966, बांग्लादेश से जो भी आए हु हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आसाम हो गया, सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू द आसाम शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन, उनको भी हम सिटीजन, अगर मान लीजिए जनवरी 1 1966 से पहले जो भी बंदा आके यहाँ पे बांग्लादेश से आसाम में रहा तो उसको हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर कर लेंगे, और द पर्सन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर जनवरी 1 1966, लेकिन March 25 1971 से पहले अगर आया है और हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन आसाम, और वहां पे आसाम में रुके हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहे हैं सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू आसाम एंड हु हैव बीन डिटेक्टेड टू बी ए फॉरेनर सेल रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, जो भी एज ए फॉरेनर खुद को दिखाए या फॉरेनर है तो वो भैया खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज अ, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये तो देख ली कि भैया एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप की लॉस कैसे होती है। पहला है कि बाय रिनाउंसिएशन, अगर कोई भी सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, अगर आप, ठीक है, आप कहते हो कि भैया मेरे को सिटीजनशिप नहीं चाहिए इंडिया का, आप कहते हो मैं अपने मुंह से आवाज में क्या कर रहा हूँ, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, देन यू कैन, इफ अ सच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर। अब मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन किया, अब वो डिक्लेरेशन अब वॉर के समय में होता है, ठीक है, इन विच इंडिया इंगेज है, अब वॉर के समय में हो रहा है और उसमें इंडिया इंगेज है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको विथ हेल्ड कर दी जाएगी, विथहेल्ड कर जाएगी बाय होम, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि नहीं भैया अभी तो आपको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नाउ अगर पर्सन रिनाउंस करता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप को, ठीक है, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कि अगर आपकी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस हो गई है एंड यू हैव, अभी शादी तो हुई नहीं है आपकी, लेट्स सपोज एग्जांपल मान लेता हूं मैं, ठीक है, इतना खुश नहीं होना बच्चा, तो लेट्स यू आर मैरिड और आपकी 2 किड है, ऑब्वियस सी बात है, तो दे आर माइनर और आपने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दिया, ठीक है जी, तो जब तक आपके साथ साथ उनकी भी सिटीजनशिप लूज हो जाएगी, वो भी अपनी सिटीजनशिप खो देंगे। हाउएवर जब वो आपकी क्या बोलते हैं, ठीक है, जब आपकी चाइल्ड जो है 18 ईयर अटेंड कर लेंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं, है ना। चलो नाउ, अब दूसरी बाय बाय टर्मिनेशन, जब जब इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरी, जानबूझ के, कॉन्शियसली, नोइंगली और विदाउट ड्यूस अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन में एक्वायर करता है सिटीजनशिप और दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को यूएसए सिटीजनशिप ले लेता है, तो हिज इंडियन सिटीजनशिप जो होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वॉर,
जिसमें इंडिया इंगेज है, और ये जो चीज है आपकी वॉर के समय में जब इंगेज है वॉर में तो ये चीज अप्लाई नहीं होती है, एक्सेप्शन है, ये सबको एक्सेप्शन लेके चलोगे। नाउ बाय डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन क्या होता है, ये कंपलसरी एक टर्मिनेशन है इंडियन सिटीजनशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मान लीजिए सिटीजन हैज ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर मान लीजिए कोई बंदा आता है, ठीक है, पाकिस्तान से या यूएसए से कोई बंदा आया बाय फ्रॉड करके, उसने क्या करा, यहाँ की सिटीजनशिप को ऑब्टेन कर लेता है, तो वो सिटीजनशिप अपना खो देगा। अगर वो बंदा सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम संविधान से डिसलॉयल्टी दिखाते हैं तो भैया आप भी और हम भी, जो आया है वो भी अपनी सिटीजनशिप खो सकता है। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और द कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्या किया, अनलॉफुली ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया एनिमी के साथ में वॉर के समय में जिसके साथ में हम डल थे, और सिटीजन जिसने विद इन 5 ईयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीइंग इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर, मान लीजिए कि अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि बाय नेचुरलाइजेशन उसने 5 साल के अंदर में क्या हुआ, 2 साल के लिए हम बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप लिया, 5 साल का पीरियड में। अब मान लीजिए कि अभी से 2020 से 25 के बीच में, ठीक है, अब ये 5 साल का पीरियड था, अब मान लीजिए 2022 से लेके उसने 24 तक ये 2 साल किसी जेल में रहा, तो उसकी भैया सिटीजनशिप खो दी जाएगी ना। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये हालांकि बताने वाली चीज है नहीं, मतलब कि सिंपल से जान लो। होता क्या है, सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या करते हैं, एक हाई सेटअप लेवल कमिटी बनाते हैं ऑन इंडियन डायस्पोरा में, किसके चेयरमैनशिप में, एलएम सिंघवी के चेयरशिप में। ये रिकमेंड करते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए, एक अमेंड करना चाहिए सिटीजनशिप एक्ट को, ताकि हम क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, जो कि बिलोंगिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री में अगर है तो, ठीक है, उनके लिए डुअल सिटीजनशिप की प्रावधान हमें लानी थी। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो एक्सपेंड करता है स्कोप ऑफ ग्रांट टू ओसीआई फॉर पीआईओ ऑफ ऑल कंट्री, सिर्फ आपकी बांग्लादेश और जाके पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है, एज देयर होम कंट्री ऑल ड्यूअल सिटीजन अंडर देयर लोकल लॉ इज नॉट एक्चुअली ड्यूअल सिटीजन, ठीक है, तो अंडर दियर लोकल लॉ जहां पे डुअल सिटीजनशिप चल रही है, अगर यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है तो है, ठीक है, तो वहां पे ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है, चलो यही चीज था ना। अब ये जो ओसीआई कार्ड जो स्कीम ये इंट्रोड्यूस होता है 2 दिसंबर 2005 में, बस इतना ही जाना। 2015 में जो इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ कार्ड होल्डर कर दिया गया। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये चीजें था, ठीक है। अब ये जो है इसको हमको नहीं देखना है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है, इफ यू वांट यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर, और आप क्या कर सकते हो, लक्ष्मीकांत जाओ, लक्ष्मीकांत खोलो, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाके रिवाइज करो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फंडामेंटल राइट्स लेके आते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज विल ट्राई एक साथ करवा दें, ठीक है। थैंक यू।